या तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिसमें बोला है कि 500 ग्राम NaOH aqueous solution है that contain 15% of sodium. Calculate molality of the solution. तो इसकी मोलैलिटी क्या है इस सॉल्यूशन की, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ट्राई करें कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग इसको। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, 500 ग्राम NaOH सॉल्यूशन, एक 500 ग्राम NaOH का सॉल्यूशन है जिसमें कि 15% सोडियम है। तो 15% सोडियम का मीनिंग क्या है, 15% ऑफ सोडियम, 500 ग्राम का 15% अपने को निकालना पड़ेगा। तो वो कितना आ जाता है, यस कितना आता है, 75 ग्राम उसमें सोडियम है, राइट। तो उसमें 75 ग्राम सोडियम है, किसमें, 500 ग्राम NaOH में का जो सॉल्यूशन है दैट कंटेन 75 ग्राम सोडियम। बट हमें पता है कि NaOH का जो मास है 40 है, उस 40 में सोडियम कितना है, 23 ग्राम सोडियम है, जबकि टोटल सॉल्यूशन कितने का है, टोटल उसका मास कितना है 40। जब NaOH 40 ग्राम रहता है तो उसमें सोडियम 23 ग्राम रहता है। तो जब 75 रहेगा तो कितना रहेगा, दैट टाइम वो X रहेगा। 73 ग्राम में 40 रहता है तो 75 में कितना, ये 73 के ट्रिपल हो रहे हैं, 23 की ट्रिपल हो रहे हैं, 23। तो इधर 75। तो ये नियर अबाउट कितना आ रहा है आपका X, 125 के आसपास। तो जब इसको अपन ने ट्रिपल किया तो इसकी भी ट्रिपल कर देंगे, ठीक है। तो इसका ट्रिपल हो रहा है नियर अबाउट 120 से थोड़ा सा कम, कितना आ रहा है बोला, 125 के आसपास। ये वैल्यू कितनी है X की, कि अगर 23 में 75 ऑब्वियसली 123 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो 23 ग्राम NaOH में, और NaOH में 23 ग्राम में 40 ग्राम NaOH में 23 ग्राम सोडियम है, तो 75 ग्राम में टोटल कंपाउंड जो होगा वो 123 ग्राम का होगा। अब अपने पास टोटल सोल्यूशन जो है वो 500 ग्राम का है और उसमें NaOH कितना है, 123 ग्राम है, और रिमेनिंग जो है वो क्या होगा, फिर रिमेनिंग है सॉल्वेंट वाटर। देयरफॉर लेट कैलकुलेट मोलैलिटी। क्या है फॉर्मूला, W2 यानी कितना, 123 इंटू 1000 बाय मोलर मास 40 इंटू 500 माइनस 123। ये रहेगा इसका फाइनल आंसर। अगर आपने ये किया है तो आपका आंसर राइट है, आपने ये नहीं किया तो आपका आंसर रॉन्ग है। इवन तो आपका ये कैलकुलेट हो गया था 123, बट अगर आप यहाँ पे 500 जाते हो तो वो मोलैलिटी नहीं रहेगी, वो क्या हो गया, मोलैरिटी हो गई, कैपिटल M हो गया, ठीक है। क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जैसा कंसीडर करके ये वॉल्यूम हो गया, वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया एक्चुअली 500 ग्राम। हमें लेना चाहिए था उसमें से सॉल्वेंट कितना है, 500 माइनस 123 ग्राम, इतना उसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्लियर पॉइंट, एक्चुअली PYQ है, ऐसा ही सेम PYQ हमारे पास मिलता है ग्लूकोज से रिलेटेड। ग्लूकोज में
कार्बन का परसेंटेज देख के रखता है, देखिए रखा था, उस पर क्वेश्चन किया था 10 पॉइंट समथिंग कार्बन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो उसका मोलैलिटी क्या होगा। GAM देखा है हमने, GAM देखा, GMM देखा, और एक एटम का वेट कितना होता है, एक एटम का वेट, हाइड्रोजन के एक एटम का वेट कितना होता है, कितना ग्राम होता है। यस, उसका वेट कितना होता है, हाइड्रोजन के एक एटम का वेट 1.67 10 का पावर, यानी 1 AMU के बराबर। तो हम लोग उससे कंपेयर कर सकते हैं कितना AMU उसका वेट रहेगा, ठीक है, वो हमने देखा है। फिर हम लोग आगे चले गए, इन दोनों के रिलेशन की पे चले गए हम लोग, क्या रिलेशन है इन दोनों का, GAM और GMM में। यस, फॉर एग्जाम्पल 4 ग्राम ऑफ NaOH, 4 ग्राम NaOH है, बोला है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ NaOH। क्या है उसका आंसर, कितना है उसका आंसर। बताएं, 0.5, 0.1, 0.01, 0.05, 0.005, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। बताएं, जल्दी से आंसर बताएं। पॉइंट ऑप्शन आप ही बना रहे हैं, 0.005, 0.1, 0.505, तो 4 ऑप्शन तो बन चुके हैं। और बताओ, और कोई आंसर आपको बनता है तो उसमें से चेक कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ता है हमें, सबसे पहले क्या किया था हमने, मोल्स कैलकुलेट कर लो, गिवन मास बाय मोलर मास, तो इसका आंसर आ गया था 0.1। तो 0.1 मोल उसमें ये प्रेजेंट है NaOH के, तो NaOH के एक मोल में सोडियम का 1 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल के एटम प्रेजेंट है, एंड 1 मोल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन का 0.1 मोल एटम प्रेजेंट है, और दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज GAM, 0.1 GAM प्रेजेंट है 0.1। तो कितना मोल होगा GMM, क्योंकि उसके हाफ कर देना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास एक रिलेशन आया था GMM और GAM का, क्या था रिलेशन, GAM बाय एटोमिसिटी। यस, तो इसका आंसर क्या बन रहा है, यस, तो इसका आंसर 0.1 बन सकता है, क्लास अटेंड नहीं करने पर 0.1 भी आएगा। कंसेप्ट क्लियर है तो फिर उसका आंसर चेंज भी हो सकता है, ठीक है। या तो कंसेप्ट समझना है कि वो मोल नहीं पूछ रहा है, वो ऑक्सीजन के एटम्स नहीं पूछ रहे, वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं। इवन दो इसमें ऑक्सीजन दिख रहा है एक, तो ऐसा वो क्वेश्चन करेगा। वॉट ये PYQ है, इसके जैसे एक PYQ हमें नीट में मिलेगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में आगे क्या, इसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है, एक होता है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट क्या चीज होता है, इक्विवेलेंट वेट थोड़ा समझा इसके बारे में। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ये जो है, एक तो ये एटॉमिक मास
बाय n फैक्टर होता है, अदरवाइज मोलर मास बाय n फैक्टर होता है। बट यहाँ पे ये n क्या होता है, n फैक्टर एसिड के लिए, ये बेसिसिटी भी होती है, बेस के लिए ये एसिडिटी होती है, मेटल के लिए उसकी वैलेंसी होती है, सॉल्ट के लिए उसका चार्ज होता है, और रेडॉक्स रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। तो सबसे पहले तो ये बेसिसिटी देखते हैं कि कुछ ऐसे एग्जांपल बताओ, कोई एसिड जिसकी बेसिसिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल मोनोबेसिक एसिड HCl, का n फैक्टर 1 होगा, HNO3 का भी 1 होगा, और एसिडिक एसिड का भी n फैक्टर, अरे 1 कैसा होगा, 4 हाइड्रोजन जो है 1 ही है, एक ही रिलीज करता है। ओके, उसके बाद में हमारे पास डायबेसिक एसिड के एग्जांपल आते हैं। डायबेसिक एसिड के एग्जांपल H2SO4 है और ऑक्जेलिक एसिड है, 2 एग्जांपल है। और ट्राइबेसिक का एक बेस्ट एग्जांपल H3PO4 है। ठीक है, ये तो एसिडिटी के बारे में बताया। एसिडिटी ये बेस के लिए होगी। अच्छा, बेसिसिटी का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ H प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ H प्रेजेंट इन द कंपाउंड, और नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज बाय दैट कंपाउंड इन सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पर एसिडिटी का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिलीज बाय दैट बेस इन सॉल्यूशन। सो कैन यू गिव मी सम एग्जांपल कि उसकी बेसिसिटी कितनी है, एसिडिटी वाले एग्जांपल। लाइक ग्रुप नंबर 1 की जो सॉल्ट का बेस है उसकी बेसिसिटी एसिडिटी 1 रहेगी, और 2 के उसकी 2 रहेगी, और 3 के उसकी 3 रहेंगी। इसका एक और एग्जांपल है, एक एल्यूमिनियम जस्ट अबव AlOH थ्राइस और एक BOH थ्राइस। बोरिक एसिड BOH थ्राइस एक्चुअली एक एसिड है। ठीक है, वैलेंसी ग्रुप 1 की वैलेंसी +1 रहेगी, ग्रुप 1 1, ग्रुप 2 2 एंड ग्रुप 3 13 3। So can you tell me the equivalent weight of aluminium कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और कैल्शियम कितना हो जाएगा, 40/2, नथिंग बट 20 हो जाएंगे। ये सारे इक्विवेलेंट वेट हमारे माइंड में चलना चाहिए हमारे। वैलेंसी हो गया। चार्ज किसके लिए है, ये सॉल्ट के लिए है चार्ज। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, इसका n फैक्टर कितना है, सोडियम पे 1 पॉजिटिव और क्लोरीन पे -1, +1 -1, या चार्ज कोई भी कंसीडर करे, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव। कैल्शियम कार्बोनेट पे चार्ज कितना है, n फैक्टर कितना है, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, राइट, है ना, क्योंकि इसका 1 आया सर, इसका 2 आएगा, और इसका एक एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव, 2 एल्यूमिनियम पे 6 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव 2 टाइम्स 3, और यहाँ पे भी ले सकते हैं सल्फेट 2 नेगेटिव इंटू 3, ये 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव। एंड रिडॉक्स रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, जिसमें हमें लर्न करना होता है KMnO4 और K2Cr27 का कितना होता है। इन केस ऑफ रिडॉक्स K2Cr27 का कितना है, K2Cr27 की रिएक्शन CrO4
Cr2O7 2 नेगेटिव विथ गेन ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, और ये Cr 3 पॉजिटिव में चल जाता है 2 टाइम्स। ये रिएक्शन काफ़ी मोस्ट फेमस रिएक्शन कि यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और इसका n फैक्टर 6 रहेगा इसके रिस्पेक्ट में, और अपने पास MnO4 भी रहता है। तो MnO4 में एसिड बेस और न्यूट्रल, एसिड न्यूट्रल और वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो एसिड में 5, न्यूट्रल में 3 और स्ट्रॉन्ग बेस में 1। इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो हमारे पास होती है वो KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? तो आगे वाले को ऑक्सीडाइज करवाएगा। तो किसको कहाँ पे ऑक्सीडाइज करवाएगा, कैसे ऑक्सीडाइज करवाएगा ये? फॉर एग्जांपल सल्फाइट है, सल्फाइट, उसको कहाँ लिख जाएगा? सल्फेट तक लिख जाएगा। उसके बाद में F2 पॉजिटिव है, NO2 नेगेटिव है, ठीक है? तो यहाँ तक तो ठीक है, बट ये जो I नेगेटिव है ना, I2 में लिख जाएगा। दैट हम लोग एसिडिक मीडियम में चेक कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में ऐसा होगा, एसिडिक बोलो अदरवाइज स्ट्रॉन्ग बेस बोलो, बट जो वीक बेस मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम, इसमें क्या होता है? IO3 नेगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं इस रिएक्शन के लिए? यहां से यहां तक, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे कितना है? -1 है और यहाँ पर +5 है, एंड दोनों का डिफरेंस ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। तो यहाँ से यहाँ तक जो है 6 इलेक्ट्रॉन इसको लग रहे हैं। तो इसका इक्विवेलेंट वेट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस रिएक्शन के लिए कितना होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन कितना? जो भी m उसका मोलर मास है, एटॉमिक मास है, बाय 6 हो जाएगा। तो ये सारे n फैक्टर होते हैं। नाइट्रोजन की एक रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहां पे उसका वो n फैक्टर पूछता है, N2 N3 negative, that gives N2, this is 2 times, इलेक्ट्रॉन कितने रह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अच्छा, कौन सी रिएक्शन है बताओ, ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है? ऑक्सीडेशन है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ दिस वन? नाइट्राइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्राइड यस, देख लो इलेक्ट्रॉन 6 है, या 2 के लिए 6 लगेंगे तो 1 के लिए 3, और वही N2 का अगर कैलकुलेट करें यहाँ पर तो हो जाएगा m/6। तो ये अपने माइंड में कर लो फिक्स कि इस तरह से क्या इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, मेटल का, रेडॉक्स रिएक्शन का, रेडॉक्स रिएक्शन में इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन में वो चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू कि रिएक्शन कैसे हो रही है। उसके बाद में हमको लर्न करना है ये वाला H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2 का n फैक्टर कितना है। हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था, उसके बेसिस पे हमने उसको लर्न कर लिया था, बाद में हमने उसकी ट्रिक भी बना दी थी।
जितने ऑक्सीजन है उसमें से -1 कर लिया जाए, ऑक्सीजन -1, दिस इज नथिंग बट द n फैक्टर। को ये ना समझे कि ये तो सर 0 -1 है। ऑक्सीजन -1 कर दे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 कर दे, 3 2 1, ये इसकी सिंपल सी ट्रिक बनती है। तो ऑक्सीजन ये इसको क्या बोलते हैं, ये कंपाउंड को H3PO4, ये सारे एक सीरीज है। ये क्या है, ये फास्फोरस की क्या है, ये ऑक्साइड है, ऑक्स या एसिड है, ऑक्सा एसिड है, ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड है। तो ये ऐसा ऑक्सा एसिड है जिसका एन फैक्टर चेंज होता है। बाकी हम लोग देखेंगे तो नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन की जो ऑक्सा एसिड है उसका भी एन फैक्टर चेंज नहीं होता। नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड 1 रहेगा। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइपोसल्फरस, जितने भी ऑक्सा एसिड सल्फर के हैं उसका एन फैक्टर चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। कितना, जितना H2SO4 का रहता है, दैट इज 2, तो चेंज नहीं होता है। 11 ऑक्सा एसिड हमने देखे थे सल्फर के, वो सारे के सारे का एन फैक्टर 2 है। बट यहाँ पे फास्फोरस की जो है उसमें कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके। तो दिस इज अबाउट द एन फैक्टर एंड द इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट के बाद में हमें जाना है दो कंसेप्ट की तरफ। एक अंडरस्टैंड करना है मोल, दूसरा अंडरस्टैंड करना है ग्राम इक्विवेलेंट, और तीसरा पॉइंट हमें डिस्कस करना है कि इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग मोल पे जाएं, इससे पहले कि हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट पे जाएं, पहले डिटरमिनेशन ऑफ दिस एटॉमिक मास, मोलर मास एंड इक्विवेलेंट मास कैसे डिटरमाइन करते हैं इसको प्रैक्टिकली। हमें कैसे पता चला कि इसका मास इतना है, कौन से मेथड्स हमने यूज किए थे, है ना। तो दैट इज अंडर द हेडिंग ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट। सॉरी, पहले एटॉमिक मास से चलते हैं। तो एटॉमिक मास के लिए एक मेथड है, दो रिलेशन है, इक्विवेलेंट वेट का और एटॉमिक मास का क्या रिलेशन है, इन दोनों का कोई रिलेशन है क्या। एटॉमिक मास इज नथिंग बट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर। ठीक है, ओके। सेकेंड, एक और लॉ है, बहुत लॉन्ग जाने की नीड नहीं है, उसके लिए ड्यूरेशन में ज्यादा नहीं हुआ है। ड्यूलोंग पेटिट लॉ, ड्यूलोंग पेटिट लॉ। क्या है ये लॉ, किससे रिलेट करता है, ड्यूलोंग पेटिट लॉ किससे रिलेट करता है, एटॉमिक मास को कौन से टर्म से रिलेट करता है, बताओ। ड्यूलोंग पेटिट लॉ कुछ रिलेशन वेपर डेंसिटी से रिलेटेड इसमें नहीं होता, स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड होता है। तो जब पहले स्पेसिफिक हीट को अंडरस्टैंड कर लो क्या होता है। हमारे पास थर्मोडायनामिक में 3 डिफरेंट टाइप्स की हीट आती है। एक आती है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ये क्या होता है हीट कैपेसिटी, हीट एनर्जी रिक्वायर, हाँ किसके लिए, नो डाउट हीट तो है, हीट रिक्वायर है। हीट कैपेसिटी में 1 ग्राम है, 1 मोल है, या फिर 1 सब्सटेंस है। मोल तो नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है ना, स्पेसिफिक में 1 ग्राम होगा। ठीक है, हीट कैपेसिटी, तो इसमें एक सब्सटेंस है वो कितना भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। उसका 1 ग्राम, सॉरी उसका
1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने लगने वाली एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। तो वो हीट जूल में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जूल किलो जूल। ओके, बट दूसरा होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये क्या होता है, अब ये स्पेसिफिक हो जाता है कि ये 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस लिया और उसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने लगने वाली हीट दैट इज कॉल्ड एज, यस, तो इसका यूनिट क्या होगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, इट्स अ जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम। एंड थर्ड वन मोलार हीट कैपेसिटी। अब ये क्या है, इसके 1 मोल के लिए है, 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने को लगने वाली हीट जूल पर मोल। ठीक है, तो ये 3 अपने पास है। अब आ जाओ इस पे रिटर्न बैक टू द पवेलियन। डुलोंग पेटिटलॉ ने बड़ा अच्छे से समझाया था क्या रिलेशन है एटॉमिक मास का स्पेसिफिक हीट के साथ। या क्या था रिलेशन, 6.4 तो था नो डाउट, पर 6.4 कहाँ था। अब एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 6.4 बाय 6.4 बाय एटॉमिक स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट बाय 6.4। यस, अब मैं लिख लेता हूं दोनों फॉर्मूले। स्पेसिफिक हीट 6.4 और ये इसका यूनिट जो आता है वो क्या है, यहाँ पर एक्चुअली जूल में नहीं है 6.4, एक्चुअली वो कैलोरी में है, बट फॉर्मूला ये है या फिर दूसरा है 6.4 बाय स्पेसिफिक हीट। यस, कौन सा है, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। तो इस चीज को समझे कि बोलना क्या चाह रहा है वो, कि अगर मैं एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट करूंगा, ठीक है, तो हमें ये सेकंड वन है वो, और हमें ये स्पेसिफिक हीट दी रहती है, स्पेसिफिक हीट हमें दी रहती है और एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करना होता है। एक सेकंड पॉइंट, अब हमारे पास 2 मेथड है, अभी अपन ने देखा ये वाला और ये वाला, कौन सा एग्जैक्ट है और कौन सा अप्रोक्स है। कौन सा है एग्जैक्ट और कौन सा है अप्रोक्स, क्योंकि स्पेसिफिक हीट हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो दिस इज एग्जैक्ट वन। जैसे कि फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज 9 एंड द एटॉमिक मास इज 27, एग्जैक्ट हमें पता है, बट स्पेसिफिक हीट ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो दिस इज नथिंग बट अप्रॉक्स। तो होता कैसा है कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेट द अप्रॉक्स एंड द एग्जैक्ट एटॉमिक वेट ऑफ पर्टिकुलर एक्स सब्सटेंस। ठीक है, तो अप्रोच हो गया। ठीक है, तो हमें दोनों चीजें चाहिए, दोनों पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो हो गया एटॉमिक मास का डिटर्मिनेशन। और किसका डिटरमाइन करते हैं हम लोग, मोलर मास के लिए क्या है फॉर्मूला, मोलर मास के लिए टोटल सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट बना है, कौन सा, सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम लोग क्या किया था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मोटो क्या था, डिटरमाइन द मोलर मास, वही था। उसके अदर देन एक और रिलेशन था जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर में आता था, लेसन डिलीट हो गया है, बट वो थोड़ा सा आ सकता है, जहां पर वो रिलेट करता था मोलर मास को उसकी डिफ्यूजन से, इफ्यूजन, डिफ्यूजन, इफ्यूजनिक टेंडेंसी। ये फोन किसी का आ रहा है क्या, फोन, फोन इधर से आ रहा है फोन,
हिंट तो मिल गई है, फोन जो आते हैं, ये बेल वगैरह जो आते हैं, किसने दिया ये? ग्राहम्स लॉ। अच्छा, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन है ना, उसका बोला। अच्छा, दो गैस है, एक है अपने पास हाइड्रोजन, दूसरी है हीलियम। एक है हाइड्रोजन, दूसरी है हीलियम, और दोनों में हमने कंपटीशन लगा दी है, रनिंग कंपटीशन। थोड़ी और हेवी गैस ले लेंगे, SO2। ये यहाँ तक पहुँचना है दोनों को, ठीक है, यही कंपटीशन है। और यहाँ से इफ्यूज कर रहे एक होल में से, तो बता दे पहले कौन रनिंग कंपटीशन जीतेगा, राइट? भाई वो लाइट वेट है और ये हेवी है, तो पता क्या चला, जिसका मास कम होता है उसका डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। तो डिफ्यूजन का और मोलार मास का क्या रिलेशन बन गया था? इनवर्स। ये पॉइंट को अपने को डिफ्यूजन लॉ में हम देखते थे, बट टॉपिक डिलीट है, थोड़ा सा यहाँ पे कवर कर सकते हैं, उस पर क्वेश्चन अपने को नहीं आएंगे, बट मोलार मास का डिटर्मिनेशन हमें पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है मोलार मास का डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास। तो सबसे पहले तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ले लेते हैं। कौन सी है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पता चला कि टोटल सॉल्यूशन इस लेसन में कवर हो जाता। सॉल्यूशन का जो फर्स्ट पार्ट है कंसंट्रेशन, वो आगे आएगा, और उसका जो सेकंड पार्ट है वो अभी आ रहा है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर? डेल्टा P बाय P1 नॉट इज इक्वल टू क्या? x2 और x2 क्या? n2 बाय 1 n2 क्या? W2 बाय M2 इंटू M1 बाय W1। तो हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, यही इसका अपना कंसेप्ट है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। आई कब लगाना पड़ता है? वेंट ऑफ फैक्टर कब लगाना पड़ता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट में, या तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ वन सॉलिड यूजिंग दिस मेथड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ebullioscopy, and this is KF into M। तो यहाँ से भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेम, दिस इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपी। इसके वैल्यू कितना है पानी के लिए? 1.86। इसका है, इसका 0.52, यस 1.86। अच्छा, ये K का यूनिट क्या है? K का यूनिट क्या है? KB का, KF का। पहले तो ये देखो कि मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है। Kg का यूनिट, सॉरी मोलैलिटी का यूनिट मोल Kg इनवर्स। तो इसका क्या हो जाएगा फिर? डेल्टा, सॉरी KB इज इक्वल्स टू डेल्टा TB बाय M, एंड देयरफॉर केल्विन जो Kg इनवर्स था वो चला जाएगा ऊपर, मोल इनवर्स। तो KB किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किससे इनवर्स प्रोपोर्शनल है? मोलैलिटी से। यस है ना, यस आपने नहीं बोला बट स्टार्ट तो कर दिया था, है ना। सो दिस इज अ कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट होता है। ऐसे ही क्वेश्चन अपने को रेट कांस्टेंट पे आता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, रेट कांस्टेंट कितना? नथिंग। रेट कांस्टेंट इज ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर डिपेंडेंट। रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी वैसा ही है, और ये KB भी वैसा ही है, ये चेंज नहीं होता। ये सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट वैरी करता है ये। अच्छा, KB डिपेंड किस पे है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पर? KB कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड है?
सॉलिड पे, नेचर पे, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट केबी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? नहीं। केबी किसका होता है? सॉलिड का होता है कि सॉल्वेंट का होता है? सॉल्वेंट का। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा। ये भी PYQ है जेई का, नीट का भी है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर मुझे बताओ सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? नंबर पे डिपेंड होती है, राइट है ना सर? फिर ये ऑप्शन जो दिख रहा है इसमें जो पहले ऑप्शन दिया नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो ये तो रॉन्ग कर देना पड़ेगा, रिजेक्ट कर देना पड़ेगा। नंबर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड है। क्वेश्चन क्या किया है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे नहीं किया है, क्वेश्चन किया है केबी पर। वाटर के लिए केबी डिफरेंट है, इथेनॉल का केबी डिफरेंट है, बेंजीन का डिफरेंट है, ये केबी चेंज क्यों हो रहा है? तो दैट डिपेंड ऑन सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड होगा। यस, ओके। और कौन सी प्रॉपर्टी है? फोर्थ, थर्ड, अच्छा लास्ट वाला फोर्थ, पाई इज इक्वल्स टू CRT एंड देयरफॉर ये C क्या है? ये मोलैरिटी है, बट अगर कभी मोलैरिटी भी रहा तो भी उसको ले लेते हैं कभी कभी जनरल केस में। एंड देयरफॉर पाई का एक फॉर्मूला और बन जाता है इसको ओपन करने के बाद, W2RT बाय M2 इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ओके, so this is the method to determine the molar mass। और ग्राहम लॉ भी एक है, उसने क्या बोला था मोलर मास के बारे में? The rate of diffusion is inversely proportional to their densities। डेंसिटी के बारे में बताया था, अंडर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। और डेंसिटी डिपेंड करती है मोलर मास पे, रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऐसा बताया था उसने। फिर हम लोग आगे चल के जब रेट ऑफ डिफ्यूजन पे जाते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ देयर मोलर मास भी आ जाता है। R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? रूट M2 बाय M1। इस पे इतने क्वेश्चन आते थे और इस पे ना एक बढ़िया ज़बरदस्त एक क्लास बनता था, एक लेक्चर बनता था। बट क्या है कि यहाँ पर ये टॉपिक डिलीट है तो इसको ज़्यादा डिस्कस में हमें नहीं जाना है। बट हमें पता होना चाहिए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का मोलर मास से क्या रिलेशन है। ओके, तो ये सारे मेथड हो गए मोलर मास के लिए। उसके बाद में कौन सा? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को डिटरमाइन करने के लिए मेथड्स क्या है? हाउ टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट वेट तो अभी थोड़ी देर पहले देखा अपन ने, इक्विवेलेंट वेट का और मोलर मास का रिलेशन, तो वहां से पता चल जाएगा एक। अरे हाँ, मोलर मास के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मिस हो गया। वेपर डेंसिटी क्या है रिलेशन? मोलर मास इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी बाय 2 इंटू 2। सो बाय 2 और इंटू 2 क्या इज इक्वल्स टू कैंसिल हो जाएंगे, डायरेक्ट वेपर डेंसिटी। अच्छा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू 2 इंटू मोलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ओके, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी गिवन रहे तो मोलर मास कैलकुलेट करते आता है, मोलर मास दिया रहा तो वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करते आता है। बट अभी मैं आगे जाता है। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास बताओ। इक्विवेलेंट मास के लिए भी मोलर मास से अपन ने देखा पहला पॉइंट, मोलर मास बाय n फैक्टर। ये तो बहुत बेसिक है। और बताओ दूसरा फॉर्मूला, दैट रिलेटेड टू 3 मेथड हमारे पास है, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड एंड क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। 3 मेथड है। इनसे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग इक्विवेलेंट वेट?
पहली मेथड हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट। देखिए कंसेप्ट क्या है इसके पीछे कि कोई हमने मेटल लिया हूं, उसमें जो एसिड हमने ऐड करेंगे ना तो उससे क्या बनेगा, मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस, अगर वो मेटल रिएक्टिव है तो H2। ठीक है, एक्चुअली रिएक्शन चलती किस पर है, रिएक्शन डिपेंड किस पे होती है, मोल पर या फिर इक्वालेंट पर, ग्राम इक्वालेंट पर। एक चीज को समझे, सपोज अपन 2 मोल ऑफ A प्लस 3 मोल ऑफ B दैट गिव्स 4 मोल ऑफ C एंड 5 मोल ऑफ D। ये 2:3:4:5 ये तो उसका रेशियो है, ये मोल है कि इसके 2 मोल के लिए इसके 3 मोल लग रहे हैं, तो इसका 4 मोल और इसका 5 मोल बन रहा है। ठीक है, तो मोल ओनली स्टाइकोमेट्री बताता है कि इसके इतना इतना लगेगा, बट वो एक्चुअली होते हैं ग्राम इक्वालेंट जिस पे रिएक्शन चलती है, कि जब इसके ये टू रिएक्ट, इसके जो जितने ग्राम इक्वालेंट रिएक्ट करेंगे इसके उतने ही ग्राम इक्वालेंट रिएक्ट करेंगे। तो एक्चुअल रिएक्शन डिपेंड किस पे होती है, ग्राम इक्वालेंट पे। तो ग्राम इक्वालेंट का फॉर्मूला क्या होता है ग्राम, अच्छा मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलार मास। वैसे ही ग्राम इक्वालेंट का फॉर्मूला गिवन मास बाय इक्वालेंट मास। ठीक है, गिवन मास बाय इक्वालेंट मास, हम दोनों को बैलेंस कर रहे होते हैं। दो इसका मास हमें दिया रहता है कि कितना मेटल था, कितना हाइड्रोजन रिलीज हो गया, कितना मेटल था, कितना सॉल्ट बन गया, कितना एसिड लगा है। तो यहां से हम लोग W1 बाय E1 W2 बाय E2 कर देते हैं, तो फाइनली हमारे पास जो आ जाता है W1 बाय E1 W2 बाय E2। तो जब हम लोग इसको, इनमें से 3 वैल्यू हमें पता रहेगी, चौथी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी रहेंगी। तो हमारा अपना मोटो क्या है, हमें कैलकुलेट करना है मेटल का इक्वालेंट वेट। तो इक्वालेंट वेट ऑफ मेटल कैलकुलेट करने के लिए सपोज अगर E2 कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यस W2 क्या बन जाएगा, W2। अब यहाँ पर जो रहेगा, इसमें हमें एक तो कितना रिलीज हो रहा है दे के रखेगा, इक्वालेंट वेट एक तो दिया रहेगा, अदरवाइज हमें चेक करना पड़ेगा कि कितना रहेगा। तो यहाँ पर जो है ना कि हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे, बट हमारे पास इक्वालेंट वेट कितना है, किसका इक्वालेंट वेट कितना है वो कैसे पता चले। जैसे 2 हाइड्रोजन है, H पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये H2 बन गया। तो इसमें इस हाइड्रोजन का इक्वालेंट वेट कितना है, यस इक्वालेंट वेट कितना है, उसका मोलर मास कितना है 2, और इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। हाइड्रोजन का एक मोल बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं 2, तो इसका इक्वालेंट वेट हो जाएगा 1। और ऐसे ही हमारे पास क्लोरीन के लिए भी है, क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, Cl2 बन गया विथ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना है अगेन, एन फैक्टर कितना है 2, और क्लोरीन का मास कितना है 71/2, नथिंग बट ये 35.5 तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये उसका एटॉमिक मास भी है और उसका इक्विवेलेंट मास भी है, वेट भी है ना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 नेगेटिव
हाँ, ऑक्सीजन के लिए आप बताओ कौन सी रिएक्शन होती है? O2 नेगेटिव, that 2 times of O2 negative, 2 oxides, that gives O2 plus, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ऑक्साइड 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे. And now the equivalent weight of oxygen is 32 by 4, nothing but 8. तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 है, क्लोरीन का 35.5 है और ऑक्सीजन का 8 है. तो ये इक्विवेलेंट वेट हमें लर्न करने हैं. इस पे अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, बट हमारे पास एक और लॉ है जो हमें इक्विवेलेंट वेट रिलेट कर सकता है, जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखते हैं. वो कौन सा लॉ है? फैराडेज सेकंड लॉ. फर्स्ट लॉ भी है, बट सेकंड लॉ बहुत डिटेल में हम बताता है कि इक्विवेलेंट वेट का रिलेशन कौन सा. एक्चुअली वो यही है ना. उसने क्या बोला था अपने को? इक्विवेलेंट फैराडे ने क्या बताया था? एक इक्विवेलेंट, एक फैराडे, 1 फैराडे पास करेंगे तो 1 इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा, राइट? ओके, यानी उसने बोला था फैराडे ने कि दिस वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट. ठीक, तो ये एक्चुअली यहाँ से ही हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लेके आए, या फिर इस कॉन्सेप्ट से भी हम लोग बहुत सारे वेट कैलकुलेट करते हैं, कितना डिपॉजिट हो गया वगैरह. अच्छा, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है? सेकंड लॉ तो आपने बता दिया. फर्स्ट लॉ क्या होता है? फैराडे का फर्स्ट लॉ, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पास. ओनली करंट पे डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है, तो I इंटू टी, क्यू पे डिपेंड करता है. कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो उतना वेट डिपॉजिट होगा. इसको थोड़ा सा और ओपन करेंगे हम लोग, तो W इज इक्वल टू ZIT. और Z क्या होता है? यस, ये होता है इक्विवेलेंट मास बाय 96500. तो यहाँ पे आ गया ना इक्विवेलेंट मास, तो करके W जो है ये होता है I इंटू टी इंटू इक्विवेलेंट मास बाय दिस फैराडे. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें इक्विवेलेंट मास का काम पड़ता है. इक्विवेलेंट मास का नीड हमें बहुत सारी जगह पे है. क्वेश्चन आता है कि MnO4 का इक्विवेलेंट मास कितना है इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम. MnO4 का इक्विवेलेंट मास N/5 तो है, ठीक है, बट क्या है ना, उसका डायरेक्ट उसने ऑप्शन दिए हैं 52, 57, 58, 47 वगैरह वगैरह. तो जैसे हम लोग ने ग्लूकोज लर्न कर लिया, NaOH लर्न कर लिया, सुक्रोज भी लर्न कर लिया, वैसे KMnO4 का भी मोलार मास लर्न कर लेना. KMnO4 का मोलार मास और उसका फिर इक्विवेलेंट मास, ये भी अपना PYQ है. नो डाउट कि वो दे के रखता है कि पोटेशियम का Mn का एटॉमिक मास दे के रखता है, बट हम लोग पहले से लर्न रख रहे हैं कि उसका इक्विवेलेंट मास मिनिमम मोलार मास कितना है. और इस पे तो एक क्वेश्चन आया था MSCT में, जिस पे तो उसने ऑप्शन दिया था डायरेक्ट और कुछ भी दिया नहीं था, इक्विवेलेंट मास भी नहीं दे के रखा था उसने, डायरेक्ट क्वेश्चन है. ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमें आते हैं. H3PO4 का इक्विवेलेंट मास कितना था? N फैक्टर कितना था? N फैक्टर 3, यानी इक्विवेलेंट मास मोलर मास बाय 3. ठीक है, तो यहाँ पे H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? क्या बोला आपने? मोलर मास बाय 3.
तो 98/3, या फिर वो चेंज होता है। देखिए एटॉमिक मास एक फिक्स प्रॉपर्टी है, वो चेंज होने वाली नहीं है। मोलर मास भी पर्टिकुलर इसके लिए एक फिक्स्ड है, बट के इक्विवेलेंट मास भी फिक्स है, ये चेंज होता रहता है, चेंज होता है। तो इस रिएक्शन का अगर पूछता है व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 फॉर दिस रिएक्शन, तो नीडेड नहीं है, वो सेम रहेगा, वो चेंज हो रहा है। इसका आंसर क्या है? तो पहले समझो कि इसमें एन फैक्टर कितना है, क्या लेना है यहाँ पर। ये एक एसिड है, एसिड का क्या होता है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव, कितने रिलीज किए उसने, कैसे पता चले? एक यहाँ है तो एक सोडियम आ गया है, और वो H पॉजिटिव इस OH के साथ मिलकर ही तो पानी बनाया है। तो पानी में उसमें कितने H पॉजिटिव रिलीज किए, एक, देयरफॉर इसमें उसका एन फैक्टर 1 है, एंड देयरफॉर इसमें इसका इक्विवेलेंट वेट मोलर मास बाय यस। तो यहाँ पे उसका आंसर 98 है, ना कि 98/3 है। ये भी PYQ है, जिसमें पहला ऑप्शन 98 दे के रखा था, 98/3 दे के रखा था, और हमने उसको ही टिक किया होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको अपने पास आपने बना देना चाहिए। तो आज हमने सारा डिस्कशन किया, एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास एंड मोलर मास। एक और भी होता है, एक कौन सा मास होता है, एक होता है और एक मास होता है। इक्विवेलेंट मास हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट तो कल देखेंगे, मोल और ग्राम इक्विवेलेंट, मेरे दो अनमोल रतन, ग्राम और इक्विवेलेंट, मोल एंड ग्राम इक्विवेलेंट। बट अभी एक और मास रह गया, GAM, GMM, GEM, GMV। ये क्या होता है GMV? ग्राम मोलर वॉल्यूम। ये क्या होता है ग्राम मोलर वॉल्यूम? मोलर वॉल्यूम क्या होता है? मोलर वॉल्यूम कि 1 मोल गैस के लिए, हाँ ये गैस के लिए होता है, 1 मोल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी दैट इज नथिंग बट इसका ग्राम, इसका मोलर वॉल्यूम। तो उसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये चेंज करती है रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम एक्सपांड होगा, तो उसकी वैल्यू रहती है 22.4 की, और रिसेंट में आया है 22.7 लीटर हम लोग देख रहे हैं, कॉमन में देखता है, बट टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी। हम लोग जनरली जो यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, 22.4 लीटर, ठीक है। बट 22.7 लीटर ये भी देखने मिलता है एक कंडीशन में कि हमें जो अभी जो न्यू रीडिंग्स आई है ना उसमें 22.7 आ रहा है, बट हमारे पास जो डाटा है अभी NCERT में वो कौन सा है 22.4, तो हम लोग करके इससे ही चल रहे हैं। बट देख में जो रिसेंट क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो इस पे आ रहे हैं 22.7 पर, और उसमें देख के रखता है, डोंट वरी, देख के रखता है कि वो GM मोलर वॉल्यूम कितना लिया है। तो मोलर वॉल्यूम वो देख के रखता है इस तरह से 22.7 का, या फिर कभी कभी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए वो 22.7 ना करते हुए 25 कर देता है डायरेक्ट, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें थी अपने टॉपिक से रिलेटेड आज। चलिए रुकते हैं यहाँ पर। तो चलो दोस्तों, अपना यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए होगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं, चलो बाय।